पटना डिवीज़न की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कई चीज़ें निकल कर सामने ज़रूर आती है। पटना के अंदर अगर वैसे तो बात करें तो कई ज़िले आते हैं जिसमें पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर इस तरह के ज़िले आते हैं। अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 7 अज़ला को मिलाकर जो तो ये चीज़ जी तो यहाँ पर ये डिवीज़न बनता है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेसिक तौर पर 43 सीट्स आते हैं और 43 सीट्स को लेकर अगर चर्चा करें तो काफ़ी कुछ चीज़ों के ऊपर चर्चा होती है। इसमें अगर हम बात करें तो हमने 2 वीडियो बनाई है पटना डिवीज़न को लेकर पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसके चलते जो है तो हम बेसिक तौर पर सही तरह से डिस्कशन कर पाएँ ताकि इस विधानसभा क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को हम जाँच और भाप पाए कि किस तरह के हालात इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर फ़िलहाल मौजूद है। इसी ज़िम्मन में इसमें जो है तो एक विधानसभा आती है जो पटना की आती है विक्रम। विक्रम विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करें तो सिद्धार्थ सौरव यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं, लेकिन अगर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वहीं वो काफ़ी पिछड़ते हुए नज़र आते हैं और डेवलपमेंट के मामलात को लेकर जो है तो उनकी फिसड्डी हो जाती है। जनता ने उनको काफ़ी वोट किया था लेकिन वो उस तरह का डेवलपमेंट लाने में नाकाम रहे जिस तरह का चुनावी वादे किए गए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पालीगंज के अंदर संदीप यादव जीत दर्ज करते हैं, 67,917 वोट हासिल कर देते हैं और वहीं अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अपना झंडा और झंडा गाड़ देते हैं। पटना के अंदर अगर देखा जाए तो पालीगंज जैसे ज़िले के अंदर पालीगंज जैसी विधानसभा के ऊपर अपना डंडा और झंडा गाड़ने के बावजूद यहाँ पर अगर देखा जाए तो काम की अगर बात करें तो काम करते हुए भी नज़र नहीं आते हैं और यहाँ पर जनता फ़िलहाल अगर बात करें तो काफ़ी उनसे नाराज़ दिखाई दे रही है, जो आने वाले वक्त के अंदर उनके लिए वोटिंग परसेंटेज को घसरा सकती है। वहीं अगर हम बात करें मसौरी विधानसभा क्षेत्र की तो रेखा देवी 58,696 वोट हासिल करके आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर मसौरी के अंदर जीत दर्ज करती है। नूतन पासवान 66,469 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहते हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे। वैसे अगर बात की जाए तो कई चीज़ों के ऊपर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन दोस्तों फ़िलहाल हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट के मामलों के चलते ये विधानसभा क्षेत्र के ऊपर महागठबंधन विफल रहा है। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर कुमारी प्रतिभा एमआईएम की प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थी। उनकी चर्चा जो है तो मौजूदा विधायक से ज़्यादा रही थी उस वक्त की। अगर हम बात करें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएलएल जो है तो गोपाल रविदास 91,124 वोट हासिल करके इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जीत दर्ज करते हैं। वो अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ़ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेवलपमेंट की और कई अन्य चीज़ों को लेकर तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जू का तो मामला नज़र आता है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो या फिर अन्य किसी भी समाज के व्यक्ति हो, उनके लिए विकास की मामला यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोट देने तक ही रहा था। माननीय विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 54,223 वोट हासिल करके भाई वीरेंद्र यादव आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जीत दर्ज करते हैं। मानेर के ऊपर अगर बात करें तो निखिल आनंद 61,306 वोट हासिल करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दूसरे नंबर पर रहते हैं, लेकिन दोनों की अगर हम बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दोनों ही एक दूसरे के मध्य मुकाबिल तो ज़रूर थे, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए डेवलपमेंट के मामले में दोनों ही विफल रहे हैं। दानापुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो काफ़ी चर्चित विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर रिट्ठल यादव 89,895 वोट हासिल करके जो तो आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर विकास और कई अन्य चीज़ों को लेकर काफ़ी फिसलता हुआ मामला दिखाई देता है और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी आरजेडी अपना डंडा और झंडा गाड़ देती है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता के लिए काम करते हुए नज़र नहीं आती है। फतुहा डॉक्टर रामानंद यादव आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर फतुहा के अंदर जीत दर्ज करते हैं, जो 85,789 वोट हासिल करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पटना के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं
जिसके चलते फतुहा विधानसभा क्षेत्र का हिस्टोरिकल और काफ़ी अन्य चीज़ों को लेकर व्यू बढ़ जाता है। डेवलपमेंट मामले और कई अन्य चीज़ों को लेकर अगर इसके ऊपर हम बात करें तो यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ना ही आरजेडी दोनों ही एक दूसरे के मुकाबिल तो ज़रूर है, लेकिन डेवलपमेंट के मामलों को लेकर एक दूसरे के कहीं ना कहीं जो तो साथ दिखाई दी है। दीघा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 97,318 वोट हासिल करके जो है तो भारतीय जनता पार्टी के संजीव चौरसिया यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ एमएल के प्रत्याशी शशि यादव 51,084 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर तो ज़रूर पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो दीघा को पूरी तरह से वो डेवलपमेंट और विकसित विधानसभा बनाने में दोनों ही प्रत्याशी नाकाम नज़र आते हैं, चाहे वो सत्ता विधायक हो या फिर विपक्ष में जो है तो शशि थरूर क्यों ना हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस बार जो है तो काफ़ी अलग तरह के मुकाबले इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर देखने को मिल सकता है, जहां पर कम्युनिस्ट हो या फिर कई अन्य चीज़ों को लेकर एमआईएम की भी बात की जा रही है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के अंदर बात करें तो नंदकिशोर यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं, 97,692 वोट हासिल करते हैं। वहीं परवीन सिंह की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो है तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहते हैं। और अगर देखा जाए तमाम तर चीज़ों को और कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। कुम्हारार विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो अरुण कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं, 81,400 वोट हासिल करते हैं। और वहीं धर्मेंद्र कुमार आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर दूसरे नंबर पर रहते हैं, 54,937 वोट हासिल करके आरजेडी यहाँ पर दूसरे नंबर पर पहुँचती है। वहीं अगर हम बात करें कुम्हारार विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट की और कई अन्य चीज़ों को लेकर तो यहाँ पर जो है तो चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी को तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर विफल नज़र आती है। यहाँ पर अगर बात करें तो पप्पू यादव नामक एक व्यक्ति थे जो काफ़ी चर्चा में थे। वहीं बर्हा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो गायेंद्र कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में रहते हैं, जो 53,129 वोट हासिल करके सबको चौंका देते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें बरहा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर तो काफ़ी कुछ चीज़ों को के चलते यहाँ पर वो चर्चा में रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट की और अन्य कई चीज़ों की तो इस विधानसभा क्षेत्र को अभी काफ़ी वेटिंग एंड वॉच की कंडीशन में डालता हुआ नज़र आता है। और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट की व्याख्या ही कुछ अलग होती हुई नज़र आती है। हम बात करें बानकीपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर तो नितिन नाभी जो तो यहाँ नाभी ने यहाँ पर चुनाव जीतते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हरा देते हैं। उस वक्त ये चर्चा चल रही थी बानकीपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर आरजेडी अपना प्रत्याशी उतारती तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर अलग होती और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डंडा के साथ साथ अपना झंडा भी लहराने में कामयाब हो जाती। लेकिन अफसोस इस तरह का वाकया या इस तरह की चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिली और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी जो तो आरजेडी के लिए वो काल बन के साबित हुई। मोकामा के अंदर अगर हम बात करें तो नीलम देवी आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतती है। वहीं सोनम देवी यहाँ पर 63,003 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहती है। दोनों के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 16,741 हो जाता है। ये अपने आप में काफ़ी जो है तो चर्चित होता है। आरजेडी ये सीट मोकामा को होल्ड करने में कामयाब होती है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन के लिए आने वाले दिनों के अंदर ये चर्चा का विषय रहेंगे और काफ़ी सिरदर्द साबित हो सकती है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट और अन्य कई मामलों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। बख्तियारपुर की अगर बात करें तो अनिरुद्ध कुमार आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, जो जीत दर्ज करने में कामयाब भी हुए। वहीं बीजेपी के रणविजय सिंह की अगर बात करें तो 68,811 वोट हासिल करके दूसरे नंबर के प्रत्याशी के तौर पर जो तो सामने आए। वहीं पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी अच्छा वोट किया था ताकि उनके इलाके में डेवलपमेंट हो, लेकिन बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। हरनौत विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें हरिनारायण
सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में रहते और 65,404 वोट हासिल करके हरनौत के अंदर अपना झंडा और डंडा गाड़ देते हैं। जनता दल यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो ये विधानसभा क्षेत्र को वो अपने हाथ में यानी कि होल्ड करने में कामयाब होती है और पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज जो वोट किया था उसके लिए जो तो एक तरह से देखा जाए तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि उनके विकास की बात करने वाली यहाँ पर वो विकास नहीं कर पाती है। नालंदा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें या नालंदा ज़िले की अगर हम बात करें तो श्रावण कुमार जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं। वहीं जनतांत्रिक विकास पार्टी चुनावी मैदान में रहती है जो काफ़ी अच्छा जो सेकंड नंबर का पायदान यहाँ बनाती है। विकास और कई अन्य चीज़ों को लेकर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर घंटों बहस की गई या बातें की गई, लेकिन बेसिक तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उस तरह का काम नहीं हुआ जिस तरह का काम होना चाहिए था। वहीं पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। हिल्सा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हिल्सा के अंदर भी जो है तो जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच में काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला। काफ़ी नज़दीकी वोटों की मार्जिन के चलते ये विधानसभा क्षेत्र चर्चा में रही। 61,848 और 61,836 वोटों का जो है तो ये मुकाबला रहा, जिसमें 4 या 5 जिसको हम कह सकते हैं कि काफ़ी करीबी 12, 13, 14 वोटों से जो है तो आरजेडी को यहाँ पर हार का सामना हुआ। उस वक्त जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन टैंपरिंग के भी इल्ज़ामात इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर लगे, लेकिन दोस्तों जीत आखिर जिसकी होती है उसको ही सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर विकास और कई अन्य चीज़ों को लेकर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर चर्चा तो ज़रूर हुई थी, लेकिन जीत के दर्ज करने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। पिछड़ापन और जहाँ पर जनता के लिए काफ़ी जो है तो मज़ेदार चीज़ें देखने को मिली है। इस्लामपुर विधानसभा के ऊपर बात करें तो राकेश कुमार रोशन की बात करें तो 68,088 लेकर काफ़ी चौंका दिया था और तमाम तर चीज़ों के साथ जनता को भी चौंकाया था। लेकिन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट के मामले अभी भी निलंबित दिखाई देते हैं। राजगीर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बीच में मुकाबला काफ़ी अच्छा दिखाई दिया, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी 66,191 वोटों के साथ जो है तो जनता दल यूनाइटेड पीछे रही। वहीं अगर हम बात करें राजगीर विधानसभा क्षेत्र की तो काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी चर्चा होते हुए नजर आती है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर बातें की जा रही हैं। इस बार काफ़ी उलटफेर हो सकता है। बिहारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो सुनील कुमार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर 81,888 वोट हासिल करके जीत दर्ज किए थे, लेकिन विकास और कई अन्य मुद्दों को लेकर विफल रहे। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी यहाँ पर अपना काम करने में नाकाम रही। आफरीन सुल्ताना इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर रही बिहारी शरीफ के अंदर, जिन्होंने 13,443 वोट हासिल करके सबको चौंका दिया था। बिहारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई अन्य मामलात को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जो है तो मौजूदा विधायक के बीच में काफ़ी अच्छा चकलस देखने को मिला था। अस्थाना विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड 51,525 वोट हासिल करती है। वहीं एलजेपी और आरजेडी के बीच में वोटों के बंटवारे के चलते जो है तो ये विधानसभा अनिल कुमार जो तो हार जाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कई अन्य चीज़ों को लेकर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर चर्चा हो रही है। देखना ये होगा कि इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन जीत और कौन अपना डंडा और झंडा गाड़ता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। इसका पार्ट 2 भी है, देखना ना भूलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।